एशियन क्यूटी पाई, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू पार्ट पीसेस ऑफ सोल का। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू आए हैं वो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो ज़रूर पसंद आए तो फिर आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। और स्वीट हार्ट्स ये स्टोरी जो है वो मिश्रा जी की है, तो आप जाकर उन्हें भी सपोर्ट करें। ये नॉवल मतलब जो ये FF है वो आपको पॉकेट नॉवल FM पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम इसे जो स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जलान गलान में घूम रहे थे। वहाँ पे सबसे बचते बचते मिंग्याओ और मिंग के साथ वेंशु और वेनजुलियो भी चले गए। उन सबको यही लगा था कि वो सब बिना किसी की नज़र में आए अपनी नई चाल के बारे में बात करने पहाड़ों के पीछे चले गए, बिना ये जाने कि किसी की नज़र तो उन पे पड़ चुकी है। विंग अपनी छोटी लड़की के गेटअप में ही क्लैन में घूम रहा था। वो अभी छोटी बच्ची बन के ही रह रहा था। तभी उसकी नज़र एक वैन सैनिक पे पड़ी जो आपने कुछ दोस्तों से बात कर रहा था। वो बोल रहा था, पता नहीं वो यिलिंग लाओज़ू कहाँ चला गया। अगर वो नहीं आया तो बदला लेने हमारे सारे प्लान पे पानी फिर जाएगा। ये सुन के विंग का गुस्सा बढ़ गया। उसे लगा ये सही सबूत होगा लांस के खिलाफ। विंग को ऐसी गलतफहमी इसलिए हो गई क्योंकि अभी सभी ने लांस के ही वाइट रंग के हानफू पहने हुए थे। विंग गुस्से में कुछ गलत कदम उठाता और उसको पकड़ने आगे बढ़ने ही वाला था। उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ा भी दिया था, पर वो कुछ करता उससे पहले विंग वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया और वो एक रूम में आ गया। विंग गुस्से के मारे चिल्ला रहा था, मुझे जाने दो, मैं उसे पकड़ के ही रहूँगा जिसने मेरे क्लैन को चलाया है। विंग गुस्से से रूम में घूमने लगा और चिल्लाते हुए बोल रहा था, मुझे पता है ये तुम तीनों का काम है, अब बाहर भी आ जाओ वरना मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और विंग गुस्से में फिर से टेलीपोर्ट होने वाला था, पर उससे पहले कोई आके उसे शांत करने के लिए बहुत कामिंग आवाज़ में कहता है, ओमेगा। इतनी कामिंग आवाज़ अपने मेट की सुन के विंग वहीं पे रुक जाता है, पर उसका गुस्सा जो कम नहीं होता। वो पीछे मुड़ के डायरेक्ट अपने अल्फ़ा पे हमला कर देता है और वो हमला किंग लानवांग जी के लिए था। किंग भी उतनी ही स्पीड से उस हमले को रोकते हैं। विंग गुस्से से किंग को घूरते हुए कहता है, मैं आपके खिलाफ यहाँ सबूत खोज के ही रहूँगा और बाद में मैं आप तीनों को यहीं पर जिंदा जला दूँगा। और वो हंगवंजुन की ओर फिंगर करके कहता है, तुम भी अपने दोनों नालायक भाई जैसे निकल गए ना, तुमने भी पीछे से वार किया। हंगवंजुन को अपनी सफाई में कुछ नहीं बोलने का मौका मिला। वो तो ओमेगा मेरी बात तो सुनो वही कहते रह गए। विंग गुस्से से फिर से जाने वाला था, तब किंग लानवांग जी अपनी डीप आवाज़ में कहते हैं, जो भी करो सोच समझ के करना। लानदान अपनी आवाज़ को थोड़ी सॉफ्ट करने की कोशिश करते हुए कहता है, ऐसा सीधे हमला मत बोलना वरना दुश्मन को तुम्हारी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाएगा। विंग ने सारी बात सुनी, फिर भी ऐसा दिखाता है कि उसने कुछ सुना ही नहीं और वो टेलीपोर्ट होकर अपने रूम में चला जाता है। विंग के जाने के बाद हंगवंजुन अपने दोनों भाई की ओर देख के कहते हैं, ये आप दोनों ने जानबूझ के किया ना, ताकि ओमेगा मुझसे भी गुस्सा हो जाए। लानजान अपने भाई हंगवंजुन की शोल्डर पे हाथ रखता है और एक इविल स्माइल के साथ कहता है, वो हम दोनों से गुस्सा होके मुँह बना के रहता है और तुमसे अच्छे से बात करता है, तो बस इसीलिए। किंग लानवांग जी भी हंगवंजुन के दूसरे शोल्डर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, वो हम तीनों की ओमेगा है, अगर गुस्सा है तो तीनों से होनी चाहिए और एक से अच्छे से बात क्यों। ये सुन के हंगवंजुन मुँह बनाता है और वो मुँह बना के कहता है, कोई नहीं, एक दिन मेरा भी आएगा। और वो वहाँ से गुस्से में अपने हानफू पटकते हुए चला जाता है, मतलब झटकते हुए। भाई बहुत जेलसी हुई थी जब हमारा ओमेगा हमसे तो नहीं पर सिर्फ हंगवंजुन से ही बात कर रहा था। किंग भी जो अपना हम से रहते हैं, दोनों बाहर जा रहे थे अपने भाई को देखने के लिए। अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाई देता है पहाड़ों के पीछे। मिंग्याओ कहता है, मुझे लगता है हमने सीधा वार करना होगा। मिंग अपने भाई की बात को समझने की ट्राई करते हुए कहता है, मतलब। वेंचू थोड़े गुस्से से कहता है, क्या मतलब, जो भी कहना है तो साफ साफ बोलो, अगर किसी ने यहीं पे हमें देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम होगी। वेंजुलियो कहता है, अगर लास्ट दाव खेलना है तो पहले लांस की तिजोरी भी खाली कर लो, बाद में आगे का प्लान तो वर्क कर ही लेंगे। मिंग कहता है, वो तो कभी भी हो सकती है क्योंकि लान शिन मेरी कठपुतली बन गई है, मैं जितना जितना चाहूँ उतना उससे करवा सकता हूँ। मिंग्याओ कहता है,
कुछ दिन बाद जब लांस चैन की शादी का जश्न होगा, हम उसमें ही हमारा वार करेंगे। मिंग कहता है, पर हम उस खंजर को कहाँ से खोजेंगे? वेन जुलियो कहता है, वो खंजर हम यिन लोहा से बना सकते हैं। मिंग याओ कहता है, यिन लोहा का तो अब कितनी और बलि देनी होगी। वेंशु बहुत दुखी मन से कहता है, अब 10 ही बची है। वेंशु अपने मन में कहता है, एक बार वो यिलिंग पैट्रियार्क मुझे मिल गया तो मैं उसे अपने वश में करके राज करूँगा इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में। मिंग कहता है, एक बार मेरा काम हो जाए तो लांस शिन को लेके यहाँ से चला जाऊँगा। मिंग याओ जो मन में सोच रहा था, अगर एक बार मेरा प्लान काम कर गया तो मैं सबसे ताकतवर बन जाऊँगा और सबको टक्कर का जवाब दूंगा। वेन जुलियो कहता है, मुझे कब इन सब से छुटकारा मिलेगा? मतलब सब जो अपने अपने मन में कुछ ना कुछ तो सोच रहे थे और आगे वो बढ़ रहे थे। किसी को भी नहीं पता कि अंत का कैसा होगा। किसी को सत्ता मिलेगी, किसी के नसीब में प्यार आएगा और किसी के नसीब में मौत। हम देख सकते हैं सबके मन में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कुछ नहीं पता। वो तो आने वाला समय ही बताएगा किसके हिस्से क्या आएगा। लैन क्लैन के जंगल में एक इंसान को ब्लैक स्मोक ने जो घेरा हुआ था, और वो जो लैन क्लैन के जंगल में उस इंसान को लेकर आता है, वो इंसान रहम की भीख मांग रहा था। वो इंसान बोल रहा था कि मुझे मुझे छोड़ दो, गिड़गिड़ा रहा था। वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं रो भी रहा था। उसकी आवाज़ में डर और दर्द दोनों जो साफ से लग रहा था। वो बस कहे जा रहा था, मुझे जान दो, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जान दो। वो ब्लैक स्मोक आके किसी के पैरों में उस इंसान को जो फेंक देता है। जब वो इंसान डर से सामने की ओर देखता है तो वो और भी ज़्यादा डरने लगता है, और वो उस इंसान के पैरों पे गिर के, मतलब पैरों पे तो वो गिर ही चुका था, और उसके पैरों को पकड़ के जो रोते रोते रहम की भीख मांगने लगता है और कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जान दो, सच में मैंने कुछ नहीं किया। सामने जो खड़ा था वो इंसान अपने पैर से उसे दूर झटक देता है। वो जो अपनी हथेली में अपनी बांसुरी मारते हुए और इधर से उधर चलते हुए कहता है, क्या? मैंने कुछ सुना नहीं, तुमने क्या कहा? वो इंसान जो नीचे गिरा हुआ था वो अपने आप को अपने घुटनों में जो अपने फेस से छुपाते हुए, मतलब अपने फेस को थोड़ा छुपाते हुए और थोड़ी सी अपनी आईज हल्के से सामने करते कहता है, मैंने कहा, हमने किलिंग नहीं जलाया। इतना सुनना ही था कि सामने खड़े इंसान का गुस्सा जो उस पर फूट पड़ता है, और वो अपनी एक उंगली से कई सोल को वहाँ बुलाता है। उसके सामने उस इंसान को वो फेंक देता है, और वो सभी सोल उस इंसान को जो जिंदा खा रही थी उसके मांस को वो नोच रही थी, क्योंकि उसमें जो सोल थी वो गीत की सोल पावर के लोगों की थी, जिसे वी क्लैन के लोगों ने शरणार्थी बनाया हुआ था। सभी सोल वो थी जो वी क्लैन में मौजूद मर चुकी थी जलकर, और वो भी अपने बदले की आग में तड़प रही थी। वो विंग को बार बार बोल रही थी, हमें हमारा बदला चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए। विंग की बांसुरी में वो सभी सोल अपनी मर्जी से कैद हुई थी, क्योंकि वो सब जानते थे यिलिंग लाओजू ज़रूर बदला लेगा, और उनके बदले में वो भी मदद कर रही थी। विंग देख रहा था वो आत्मा कैसे उस इंसान को नोच रही है, और वो इंसान जो चीख रहा है, वो इंसान जो रहम की भीख मांग रहा है, और उसमें की आवाज़ में जो पेन था, जो वो दर्द के मारे चिल्ला रहा था, वो आवाज़ जो पूरे जंगल में गूंज रही थी। उसके खून के धब्बे विंग के चेहरे पे भी लगे थे। फिर से वहाँ पे कुछ और स्मोक आया और उसने कुछ और लोगों को लाया। वो सब ये नज़ारा देख के डर से कांपने लगे। उन सबको समझ आ गया था कि ये क्या हो रहा है और सामने कौन है। वो सभी लोग वही थे जिसने उन छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ा था, उन 12 साल की बच्ची को भी नहीं मतलब छोड़ा था, उन्होंने उन्हें भी नोच डाला था। विंग पे फिर से एक उंगली अपनी पावर की यूज़ करता है, और वो जो उसने पावर यूज़ की अपनी उंगली की, तो उन सबको कुछ सोल्जर जलाने के लिए गई। खोलता हुआ तेल था जो बहुत बड़े बर्तन में रखा था, उसमें सभी लोग पूरी तरह से डूब सकते थे। वो सभी सोल जो अभी हवा में ब्लैक स्मोक के साथ थी, वो सोल के आंखों में भी आंसू थे। वो दर्द के नहीं थे, वो अपना बदला पूरा करने के थे। जो सोल अपना बदला पूरा कर रही थी वो सब ब्लैक स्मोक में प्योर होके वाइट स्मोक में बदल के हवा में घुल रही थी, क्योंकि कोई था जो वहाँ पे सोल प्योर करने का म्यूज़िक बजा रहा था। वो कोई और नहीं, हांग मंजुन थे, क्योंकि उनकी कल्टीवेशन पावर म्यूज़िक की थी। वो सभी सोल को मुक्ति दे रहे थे। अभी जो मंजर डरावना था, जो आपकी आत्मा को भी हिला के रख देता,
ऐसा था वहाँ का मंजर, क्योंकि लोगों को जिंदा तेल में फ्राई किया जा रहा था और उसके बाद उन्हें गीत खा रहे थे और उन पे खून सूखने वाले कीड़े भी डाले थे, क्योंकि उन सभी सोल वो ओमेगा की थी, उन सब का रेप किया गया था। तब उनको जैसी फीलिंग आई थी वही फीलिंग उनको मारने के टाइम पे दी जा रही थी। और ये सब वहाँ पे दूर खड़े अल्फा देख रहे थे। किंग लानवांग जी कहते हैं, शायद अब हमारी ओमेगा का मन को शांति मिले। लानजान जो वहाँ पर एक मैजिक करता है जिससे उन सब हैवानों की आवाज़ जो बाहर ना जाए। लानजान कहता है, हमारी ओमेगा ने जो किया वो सही किया, क्योंकि जो ओमेगा को एक टूल समझते हैं उनको नोचने से पहले एक बार नहीं सोचते। उन सब का बलात्कारी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। उन सबको ऐसा ही खोलते तेल में डाल देना चाहिए और उन्हें गिद्धों का नाश्ता बना देना चाहिए। किंग भी हाँ में सर हिलाते हैं। हंग वंजुन जो अपने म्यूज़िक में खो गए थे वो सभी सोल को मुक्ति दे रहे थे, साथ ही में अपनी ओमेगा को काम भी कर रहे थे। वो म्यूज़िक सुन के वीइंग की आंखों में खून उतरा था। वहाँ पे भी कोई बदला नहीं दिख रहा था। अभी वहाँ पे सुकून था अपने क्लैन के लोगों की सोल की मुक्ति का, क्योंकि हीलिंग में सोल को मुक्ति देने के लिए कुछ नहीं बचा था। वीइंग को इसी बात का डर था, अगर वो सब उन सोलों को मुक्ति नहीं दिला पाया तो सभी सोल जीवन और मौत के बीच में ही जो अटक जाएंगी, उनका कोई भी न्यू बर्थ नहीं होगा। पर विंग आज खुश था, क्योंकि उन सब उसके अल्फा की वजह से आज कुछ सोल को बदले के साथ साथ मुक्ति भी मिल गई थी। विंग मन में खुश होकर कहता है, थैंक यू अल्फा, आपकी वजह से मैं आज ही कर पाई। विंग के मन में अपने अल्फा के लिए जो गुस्सा था वो धीरे धीरे कम हो रहा था। जैसे जैसे उसे पता चल रहा था कि यीलिंग पे हमला किसी ने करवाया, उसे भी बड़ी बात उसके अल्फा खुद उसका दिल जीत रहे थे अपने काम से। जैसे आज वीइंग की क्लैन की ओमेगास की सोल को प्योर करके उनको मुक्ति दी। वो सभी सोल एक बार वीइंग से कहती हैं, राजकुमार वी, आप बहुत अच्छे हैं, आपने हमारा बदला लिया, हम आपके आभारी हैं और आपके अल्फा के भी। वो तीनों अल्फा बहुत अच्छे हैं, आप समय रहे उसे अपना लीजिए वरना देर हो जाएगी। वीइंग भी एक स्माइल के साथ हाँ में सिर हिला लेता है और वो सभी सोल वहाँ से जो हवा में गायब हो जाती हैं। वीइंग हवा में धुल रही उन सभी रोशनी को देख रहा था। वीइंग अपनी एक चुटकी बजाता है और वहाँ पे पहले जैसा था वैसा ही हो जाता है। उन सभी अल्फा की बॉडी और सोल सब हवा में गायब हो चुकी थी। हंग वंजुन को जब लगा अब सभी सोल चली गई हैं तो वो अपनी गुचिन को बजाना बंद करके गुचिन को फिर से गायब कर देते हैं। गुचिन जो हंग वंजुन का सोल वेपन है। लानवांग जी, लानजान और हंग वंजुन तीनों विंग की ओर बढ़ रहे थे, क्योंकि विंग अभी अपने असली रूप में था और वो तीनों अपनी ओमेगा का उसका असली रूप देखना चाहते थे, इसलिए वो तीनों वहाँ पे आते हैं। पर वो वहाँ पे आते उससे पहले ही विंग हवा में गायब हो गया। जैसे ही किंग लानवांग जी उसके शोल्डर पे हाथ रखने वाले थे उससे पहले विंग गायब हो चुका था। किंग लानवांग जी गुस्से से कहते हैं, ओमेगा फिर से नहीं। लानजान भी गुस्से में कहता है, बहुत चालू है, उसे पता था हम यहाँ पे हैं, फिर भी वो यहाँ से चला गया, एक बार भी अपना चेहरा हमें नहीं दिखाया। हंग वंजुन कहते हैं, हमारी ओमेगा बहुत ज़्यादा खतरनाक है, हमें संभल के रहना चाहिए, कहीं हमें भी तेल में न तल दे। तभी किसी की दमदार आवाज़ आती है जो कहती है, सही कहा आपने, संभल के रहना चाहिए आप तीनों को, कहीं अगली बारी आप तीनों की ना हो। ये सुन के तीनों भाई जो गुस्से से और फ्रस्ट्रेशन के साथ कहते हैं, ओमेगा एक बार अपने असली रूप में तो आओ। वहाँ पे वीइंग के हंसने की आवाज़ आती है। तीनों भाई इधर उधर देख रहे थे पर वहाँ पे कुछ नहीं था। क्या ये सही है किसी भी ओमेगा को उसकी मर्जी के खिलाफ चुना? शायद अल्फा को यही लगता है कि ओमेगा उनके हाथों के बस कठपुतली होते हैं, जब जो मन चाहे तब वो उनके साथ कर सकते हैं। ऐसे हैवान अल्फा को क्या जिंदा जला के वीइंग ने कुछ गलत किया? मेरी नज़र से देखोगे तो वीइंग ने कुछ भी गलत नहीं किया, पर वो सब एक प्यादे थे उस खेल के। हाँ, उस खेल का असली किंग जो उसे मात तो देनी है, उसके प्यादे मर गए हैं, अब बारी है हॉर्स की, क्योंकि वो ढाई चाल चलते हैं। देखते हैं इस मैच में कौन हॉर्स है और विंग कैसे मात देगा उन्हें। खैर, विंग ने जो किया वो बिल्कुल सही किया, क्योंकि जो ओमेगास की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, उन्हें डिसरिस्पेक्ट करता है, उनकी इज्जत के साथ खेलता है, उनकी मर्ज़ी के खिलाफ काम करता है। क्योंकि इंसान अपनी लाइफ के साथ जो चाहे कर सकता है, पर दूसरे की लाइफ का फैसला करने का हक किसी के पास नहीं होता। और अल्फा, उन्होंने तो विंग के पूरे क्लैन को चला दिया था, तो उनके साथ तो विंग ने बहुत कम ही किया था।
अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो विंग के साथ मतलब विंग ने जो किया उन सभी अल्फा के साथ कुछ गलत नहीं किया, उसे तो और भी ज़्यादा करना चाहिए था। उन्हें तो विंग को इतना तड़पाना चाहिए था कि वो मौत की और भी ज़्यादा भीख मांगती कि उसे मारी दे, जिंदा छोड़े ही नहीं। पर वो तो मर गए, शायद उनके लिए आसान मौत थी। खैर, विंग मतलब हम स्टोरी पे आते हैं। विंग के मन में अपने अल्फा को लेके कुछ फीलिंग्स आ रही थी। कैसे विंग अपने तीनों अल्फा को अपना पाएगा या फिर कुछ होगा। वेंचाओ वेंचाओ और मेंग्याओ पे चिल्ला रहा था। वो कहता है, कैसे तुम्हारा प्लान था? हाँ, तुमने तो कहा था कि किसी को भी पता नहीं चलेगा कि किसने यीलिंग पे हमला किया है। पर देखो, आज वही सब गायब है जो वहाँ पे मौजूद थे। ये बात सोच के तो मेंग्याओ भी थोड़ा डर गया था, क्योंकि अभी भी उसने अपना दाव नहीं खेला था। जिस दाव से वो लैंड क्लैन को अपने अंडर लाने वाला था, उससे पहले ही ऐसा हो गया। मिंग बात को संभालते हुए कहता है, मेरे गगा पे ऐसा चिल्लाओ मत। और रही बात तुम्हारे उन सैनिकों की, तो वो कहीं पे पी के टल्ली पड़े होंगे। अगर किसी को पता चला होता तो अब तक कोई चुप न रहता। वेंजो अपने अल्फा मिंग की बात को सही कहते हुए कहता है, हाँ, अल्फा अल्फा सही कह रहे हैं। मिंग को वेंशु के मुंह से अब अल्फा सुन के अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। वेंशु अपने अल्फा का हाथ पकड़ के कहता है, अल्फा मेरे साथ चलोगे? मिंग को जाने का मन तो नहीं था, पर फिर भी वो जो अपना सर हाँ मिला देता है। वेंचो और मिंग एक रूम में जाते हैं। वेंचो मिंग को गले लगाता है और वो मिंग को कहता है, अल्फा आप कब वापस मेरे पास आने वाले हो? बहुत टाइम हो गया है, मुझे भी आप चाहिए। आप याद रखना, मैं आपकी मेट हूँ और वो कुछ नहीं है, आप बस उसके साथ टाइम पास के लिए हो। ये बात सुन के मिंग वेंचू का गला दबोच लेता है और कहता है, अपनी हद में रहो। तुम किसी के लिए बोल रहे हो, वो सोच लेना वो मेरी वाइफ है। वेंशु अपने दोनों हाथों से मिंग के हाथ हिलाने की ट्राई करते हुए कहता है, मतलब अपने गले से उसके हाथ हटाने की कोशिश करते हुए कहता है। उसकी आवाज़ में सी मतलब नहीं, इस तरह कहता हो कि नहीं छोड़ो, पर कहाँ मिंग छोड़ा था। मिंग ने तो उसके गले को बहुत तेज़ पकड़ा था। और फिर जो वो था, मतलब वेंचो बहुत मुश्किल से कहता है, तो मैं कौन हूँ? मिंग गुस्से में उसका हाथ पटकते हुए कहता है, तुम कुछ नहीं हो। तुम्हारे बाप ने तुमको मुझे एक स्लिप दिया था ताकि मैं और मेरा भाई उसकी हेल्प करें इस सत्ता को पाने के लिए। तुम एक मिस्ट्रेस हो और कुछ नहीं। आइंदा से मुझसे बात करने के लिए ट्राई की ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और मिंगी कहकर वहाँ से चला जाता है। इतना सुनना ही था, वेंशु ज़मीन पर गिर गया था और वो दीवार के सहारे अपनी सांसों को संभालते हुए, मतलब दीवार से टेक लगा रखी थी उसने, और वो अपने सांसों को संभालते हुए जो अपने आंसू भरी आइस से जो देख रहा था, मिंग वहाँ से जा चुका था और उसकी आंखों से जो आंसू फिसल जाते हैं। वेंशु जो मन में सोच रहा था, लानशिन, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर वो मेरा नहीं है तो वो तुम्हारा भी नहीं होगा। लान क्लैन में, मतलब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है लान क्लैन में। लान क्लैन के लाइब्रेरी पवेलियन में एक छोटी बच्ची कुछ लिख रही थी और वो रूल्स को लिखते लिखते मुंह बना रही थी, जो सभी पेजेस को इधर से उधर कर रही थी। और वो मुंह बनाते हुए कह रही थी, ये कैसे रूल्स हैं? और वो सभी रूल्स में जैसे खोट से निकाल रही थी। और वो कहती, ये क्या, दौड़ना मना है और बोलना भी मना है। तभी वहाँ पे जो कोई आता है और वो जो कहता है, जोर से बोलना मना है। ये सुन के वी जो अपना मुंह बनाता है और कहता है, ऐसे भी कहीं रूल होते हैं? मैं नहीं लिखूंगी इन रूल्स को। और वो ऊपर की ओर जैसे ही देखता है तो वहाँ पे हंग वंजुन थे। हंग वंजुन को देखकर विंग जो अपना मुंह बना लेता है और वो गुस्से से मुंह फुलाकर कहता है, आप यहाँ पे क्यों आए हो? ये सुन के हंग वंजुन कहता है, क्यों, क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकता? वैसे भी मुझे तुम पर नज़र रखने का काम दिया गया है। विंग कहता है, मुझसे चालाकी करने की ट्राई भी मत करना। हंग वंजुन अपनी सीट पे जाके बैठते हुए कहते हैं, इसमें चालाकी की कौन सी बात है? बहुत मासूम बन के विंग से जो हंग वंजुन बात कर रहे थे और इंक ब्रश को लेके वो कुछ लिखने लगते हैं। विंग उनको गुस्से से घूरते हुए, मतलब घूर रहा था, वो भी लड़की के रूप में था। विंगजुन के सामने जाकर कहता है, उनकी ओर फिंगर दिखाते हुए, मतलब हंग वंजुन की ओर फिंगर दिखाते हुए, आप अपने आप को समझते क्या हो? हंग वंजुन जो कहते हैं, कुछ खास नहीं समझता, मैं अपने आप को बस यही समझता हूँ कि मैं तुम्हारा मेट हूँ। विंग जो गुस्से में मुंह फुला लेता है और विंग जिसका गुस्से का लेवल जो बढ़ चुका था, विंग जो गुस्से से कहता है, आपको क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ कि मैं आपको पहचान नहीं पाऊँगा? आप कौन हो? किंग, चुपचाप अपने रूप में आइए और मुझसे चालाकी की है तो भुगतो। इतना बोल के वो जो अपनी सीट पे जाता है और वहाँ से जो बुक उठा के लाकर किंग के सामने जब पटक के कहता है, मुझसे चालाकी करने का नतीजा। और वो अपनी बुक किंग को देते हुए कहता है, इसमें मुझे रूल्स लिखने की सज़ा मिली है, वो अब आप पूरी करोगे। विंग मुंह बना के जो वहाँ से जाने वाला था, उससे पहले जो किंग बहुत मासूम हों वैसे कहते हैं, पर मैं किंग हूँ, मैं कैसे? विंग जो फिर से किंग के सामने आके कहता है, अच्छा आप किंग हो,
ओ मुझे तो पता ही नहीं था। और विंग जो ये अपने हाथों से जो एक्शन के साथ कहता है, मुझे लगा आप हंग वंजुन हो, आप उसके गेटअप में आए हो ना। किंग जो अपनी चोरी पकड़ी गई है ये समझ जाते हैं, पर वो फिर भी जो मासूम होकर कहते हैं पर ओमेगा। विंग जो किंग लान वांग जी को रोकते हुए कहता है, ना मैं अभी दूसरी हूँ, और रही बात रूल्स लिखने की तो वो अब आपको ही लिखने होंगे। आपको क्या लगा था कि आप मुझे बेवकूफ़ बना लोगे? इसे पूरे किया बिना आप यहाँ से जाना नहीं। और विंग जो ये बोलते बोलते लाइब्रेरी से जो चला जाता है अपने हाथ से बाय करते हुए। किंग जो अपना सिर पकड़े बैठे हुए थे, कैसी चालाकी है, एक बार में ही पकड़ लिया। बाहर से हंग वंजुन और लानदान हंसते हुए आते हैं। हंग वंजुन जो कहते हैं, मैंने कितना कहा था कि आप पकड़े जाओगे। किंग लान वांग जी जो अपने गालों पे हाथ रख के मुँह बनाते हुए कहते हैं, मुझे क्या पता था वो हम तीनों में अंतर जान दिया। हमारे घर वाले भी हम में से कौन क्या है वो नहीं पहचान पाते और गलती कर देते हैं, और ये ओमेगा एक नज़र में पहचान गई। लानजान जो अपने भाई के पास जाके वहाँ पे बैठ के कहता है, भाई आप भूल रहे हो वो हमारी ओमेगा है, तो हम में अंतर जानती ही होगी। पर मुझे मज़ा आया, उसने आपको रूल्स लिखने की सज़ा दी है, सच में बहुत चालू है। हांग वंजुन कहते हैं, अच्छा हुआ मैं नहीं आया वरना मुझे लिखना पड़ता। किंग दोनों भाई की ओर देख के कहते हैं, तुम दोनों को भी लिखने में मदद करनी पड़ेगी। दोनों भाई एक साथ नामे सिर हिलाते हैं। किंग लान वांग जी कहते हैं, ऐसा नहीं चलेगा, वो हमारी ओमेगा है ना, तो सज़ा भी हम तीनों को ही मिलेगी। दोनों भाई मुंह बनाते हुए कहते हैं, गका आप सच में हार्टलेस हो। और लानजान और हांग वन जुन भी जो रूल्स को कॉपी करने लगते हैं। किंग जो अपने मन में जो थोड़ा सा मुस्कुरा रहे थे। प्यार के फूल खिलने लगे, आंखों ही आंखों में बातें होने लगी। नाना करते करते प्यार हो ही गया, अब सिर्फ कबूल करने की देर है। विंग आया था गुस्सू में अपने बदले की आग को लेके, पर उसे क्या पता था कि वो अपने बदले को भूल के इस प्यार के समंदर में डूबने लगेगा। विंग अपने दिल से तो जानता था कि उसके क्लैन को उसके अल्फ़ा कभी हार्म नहीं कर सकते, पर धीरे धीरे उसे इस बात का यकीन भी होने लगा था। जैसे जैसे उसकी छानबीन आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे लांस निर्दोष साबित हो रहे थे। उस बात से विंग बहुत हैप्पी था, क्योंकि इस ज़िंदगी में उसके पास उसके अल्फ़ा के अलावा अब उसका कोई भी नहीं था। उसकी नानी थी, पर वो कल्टीवेशन वर्ल्ड से जो उन्होंने अपना नाता तोड़ रखा था, मतलब वे दूर ही रहती थी। विंग के चेहरे की मुस्कान भी जो बता देती थी कि उसके अल्फ़ा को उसकी ओमेगा अब उसे उससे ज़्यादा दिन तक गुस्सा नहीं रहने वाली। विंग बहुत ट्राई कर रहा था अपना फेक एंगर दिखाने का, और वो हर बार बच के भाग कर निकल जाया करता था। आज गुस्सू में कुछ गांव के लोग आए थे, वो किंग से मदद की भीख मांग रहे थे। वो चाहते थे कि किंग उनके गांव में आने वाले राक्षसी दानव को किंग की सहायता से दूर किया जाए, और वो सभी गांव वाले खुशी से रहें जैसे वो पहले रहते थे, बेफिक्र होके। क्योंकि जब से वो दानव आया था तब से गांव वाले रात को बाहर नहीं जा पा रहे थे, और वो जो दिन में भी गायब हो जाता थे, मतलब जो दानव था वो दिन में भी लोगों को गायब कर रहा था, रात को भी कोई बाहर नहीं निकल रहा था डर के मारे। ये सुन के किंग आदेश करते हैं, सेनापति लानदान आप अपने साथ कुछ स्टूडेंट राजकुमारों को लेके जाएं और पता लगाएं कि वहाँ पे क्या हो रहा है और कैसे उन सबसे आज़ादी मिल सकती है। लानजान सामने आके वो करते हुए कहता है, जी, और वो किंग को वो करता है। वहाँ से लानजान जो चला जाता है, उनके साथ आए हुए सभी क्लान के राजकुमार जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वो भी किंग को बो करके निकल जाते हैं। सब अभी लान क्लैन के मुख्य द्वार पे थे और जाने वाले थे। सभी स्टूडेंट आगे आ गए थे, और लानजान ने एक बार पीछे मुड़ के क्लैन की ओर देखा। देखने से ऐसा लगा मानो वो किसी की राह देख रहा हो, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगा तो सिर्फ निराशा, जो उसके चेहरे पे तो नहीं दिखती, पर हाँ उसकी आंखों में वो ज़रूर देख पा रही थी। लाजान को लगा उसकी ओमेगा ज़रूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। विंग तो मज़े लेके चिकन कबाब अपने रूम में खा रहा था। विंग मन में कहता है, ओह माय अल्फ़ा, सैड मत हो, मैं वहाँ पे चुटकी में आ सकता हूँ। पहले तुम तो वहाँ जाओ, मैं तुम्हारे पीछे साय की तरह आ जाऊँगा। विंग के चेहरे पे एक इविल स्माइल थी, शायद वो कुछ करने वाला था। विंग आज वैन क्लैन पहुँचा था, वो भी गायब हो गए, मतलब वो वहाँ होगा तो सही, पर किसी को दिखाई नहीं देगा, मतलब किसी को पता नहीं चलेगा कि वहाँ पर कोई है। वो वेंशु के रूम में गया था, पर वहाँ उसे कुछ खास नहीं मिला, क्योंकि वेंशु अभी लान क्लैन में है और वो अभी लान शिन के लिए कोई प्लान कर रहा है। बाद में वो वैन चाओ के रूम में जाता है, तो उसे वहाँ पे कुछ ओमेगा के साथ लगा पड़ा मिलता है। ये देख के विंग जो मुंह बना के वहाँ से निकल जाता है। कितना घटिया है ये, इसे इस चीज़ से फुर्सत नहीं मिलती क्या?
विंग जो वैन चाओ के रूम से निकल जाता है। सच में उसे बहुत गुस्सा आता है। वैन चाओ बस यही सब करता रहता है। बाद में वो जो वैन जूलियो के रूम में जाता है, वहाँ पे वैन जूलियो सो रहा था, क्योंकि जब विंग ने वैन चाओ का हाथ तोड़ा था उस टाइम पे उन सबको अपने क्लैन भेज दिया गया था, इसलिए वो सभी यहाँ पे थे। वैन जूलियो नींद में ही बोल रहा था, यीलिंग पैट्रियार्क, मुझे मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। ये सुन के विंग वैन जूलियो के नज़दीक आके सब सुनता है और उसे समझ आ जाता है कि वो सपने में यीलिंग पैट्रियार्क से डर रहा है और वो मौत के लिए जो भीख मांग रहा है। ये सुन के विंग को हंसना आ रहा था, क्योंकि वो एक बीटा हो के एक ओमेगा से इतना ज़्यादा डरा था। विंग उसकी मस्ती उड़ाने के लिए उसके बेड के पास जो चूहे ला के रख देता है। उन चूहों में जो जहर लगा हुआ था, देखने से ऐसा लगा कि चूहों के काटने की वजह से वो मरा है, क्योंकि जब वैन जूलियो ने जब यीलिंग पैट्रियार्क का नाम लिया तभी वो समझ गया था कि उस दिन ये भी था। इसलिए उसने वैन जूलियो को फोरहेड पे ही एक फिंगर लगाई ताकि वो गहरी नींद में सो जाए और पेन का भी एहसास ना हो, पर आवाज़ इस रूम से बाहर भी ना जा सके। विंग ने जो ऐसा जादू किया था। थोड़ी देर में वैन जूलियो की चीखें जो सुनाई देने लगी, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। क्योंकि विंग ने उसकी नींद में जाके उसके सामने अपने यीलिंग लाओजू के रूप में आके उसे पूछ रहा था। यीलिंग लाओजू के चेहरे पे एक मास्क था, उसकी आंखों का रंग रेड था और उसके आसपास एक डार्क स्मोक था। वैन जूलियो अपने बिस्तर से गिर गया। अपने सपनों में ही यीलिंग लाओजू के पैर में गिर के वो दया की भीख मांगने लगा। वो जो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, क्योंकि वो चूहे उससे दूर नहीं जा रहे थे और उसके वो पूरे शरीर पे इधर उधर काटने लगे थे। वो दर्द के साथ कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती कर दी। उसकी बात को मान के आपके क्लैन को जलाया, और इतना ही नहीं, हम सब ने वहाँ की ओमेगा को भी तार तार कर दिया। वीइंग जो बहुत डार्क आवाज़ में कहता है, वो मना कर रही थी ना कि उसे मत छूना, फिर भी तुमने उसे छुआ, उसके पास गए, उसके कपड़ों के तुमने नोच डाला। ये उसी की सज़ा है। मेरी दासी ने तुमको बोला था ना कि यीलिंग पैट्रियार्क आएगा। उसने जलते जलते तुम सबको आगाह किया था, पर तुम सब नहीं सुधरे। तुमने क्या कहा था कि तुम किसी यीलिंग पैट्रियार्क से नहीं डरते। सो देखो, आज तुम्हारे सामने यीलिंग पैट्रियार्क है, और अपने दोनों हाथ को हवा में फैलाते हुए और वही डार्क ओरे के साथ विंग कहता है, अब बताओ, तुमको डर लग रहा है। मरने की हालत में वैन जूलियो जो आ चुका था और वो आखिरी सांसों के साथ कहता है, मैं अकेला नहीं था, वो जिन भी था। और वैन जूलियो जो इतना कहते ही जो मर जाता है। उसकी आंखों की पलकें जो खुली थी, उसके सारे बदन पे चूहों के काटने के निशान थे और वहाँ से खून भी बाहर आ रहा था। उसका एक हाथ अपने सीने पे रखा हुआ था और उसका दूसरा हाथ जो यीलिंग लाओजू से दया मांग रहा था, वो यीलिंग लाओजू के कदमों में था। उसके शरीर से जब बदबू आने लगी और चारों ओर महल में फैलने लगी, उसे सबको खांसी आ रही थी और उसके साथ ही जो बेहोशी भी छा रही थी। विंग वही डार्क ओरे के साथ कहता है, तुम्हारा हॉर्स तो गया, और एक टाकी और एक जो मुस्कान, विंग जो डरावनी सी मुस्कान देता है, अब दूसरे की बारी, पर बाद में, और एक चेयरफुल आवाज़ के साथ कहता है, मुझे अपने अल्फ़ा के पास जाना है, और बहुत क्यूट मुंह बनाता है और वहाँ से वो गायब हो जाता है। और विंग जो भी बिल्कुल मासूम लग रहा था पहले, जितने डार्क ऑरा के साथ जितना डेंजरस विंग लग रहा था, अब वो उससे ज़्यादा मासूम था। अब हम यहाँ से सीन शिफ्ट कर देखते हैं लान क्लान के एक गांव में, जहाँ पर लानजान गया हुआ था। फिर जियान चेंग और लान वांगजी के साथ जियान यानली, नी हुसैन, जिन जिशुआन, म्यान म्यान, सोंगलैन के साथ कई कल्टिवेटर्स थे। सभी अपने अपने पोजीशन में थे, क्योंकि उनको नहीं पता कि वो दानव किस ओर से हमला करेगा। विंग वहाँ पे नहीं था, वो अभी वैन क्लैन में ही था। रात का घना अंधेरा था। सब अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से अपने सराउंडिंग में पावर कर रहे थे चारों ओर देखने के लिए। लानजान ने गांव वालों को बाहर निकालने से मना किया था, क्योंकि यहाँ पे जान का खतरा था और वो नहीं चाहता था कि किसी बेकसूर की जान जाए। तभी जंगल से किसी के चीखने की आवाज़ आती है। सुनने से वो किसी इंसान की आवाज़ लग रही थी। उस आवाज़ से तो निये डर गया था और वो लानजान के पीछे छुप गया था और वो लानजान को कहने लगा, लान भाई मुझे बचा लेना, अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई, नहीं मुझे मेरा ओमेगा मिला। तभी फिर से किसी की गुर्राने की आवाज़ आती है। ये सुन के लानजान सबको कहता है, आप सब सभी ओमेगास को छुपा दीजिए और उनका ख्याल रखना, क्योंकि वो कमज़ोर हैं। इतना सुनना ही था कि कोई गुस्से से कहता है, रियली ओमेगा कमज़ोर होती है। सेकंड लान,
और उसको गुस्से से गुर्राती हुई आवाज़ जहाँ से आती है, लांजान उस आवाज़ को सुनकर वहाँ पर देखने लगता है। यहाँ तक कि सबकी नज़र जो वहाँ पर देख रहे थे, वहाँ पर कोई लड़की थी जिसने रेड और ब्लैक कलर के हानफू डाले हुए थे और उसके चेहरे पे कोई नकाब नहीं था और उसके बालों में लाल रंग का रिबन था। साथ ही उसकी कमर में बांसुरी थी और उसके हाथ में खुली तलवार थी। उस ओमेगा की उम्र करीबन 20 साल के पास होगी, जिसे देख के लांजान कहता है, मैं मर गया। पता नहीं क्यों मेरी इतनी गलत टाइमिंग होती है। मैं आज के बाद कभी किसी ओमेगा को कमज़ोर नहीं कहूँगा, वरना मेरा ओमेगा मुझे ही फ्राई करके खा जाएगा। मैं क्यों भूल जाता हूँ, मेरी ओमेगा कभी भी कहीं पे भी कहीं से भी आ जाती है। वीइंग की आंखों को देखकर लांजान जो गलब करते हुए कहता है, क्योंकि उसकी आंखों में फिर से उसे गुस्सा दिख रहा था ओमेगा को कमज़ोर मानने का। लांजान को नर्वस होता देख के न्यूसेन कहता है, ये ओमेगा को देख के आप क्यों डर रहे हो? आप तो ऐसे डर रहे हो कि आपकी ओमेगा है और आपने ओमेगा को कमज़ोर बोल दिया, इसीलिए आज आपकी ओमेगा आपकी जूतों से पिटाई करेगी। ये सुन के वीइंग आंखों के इशारों से जो लांजान को कहता है, करूँ? ये आइडिया अच्छा है ना? जिंगशी चलो, बाद में तुम्हारी पिटाई करूँगा। लांजान गुस्से से नी हुसैन को घूरता है और वो नी लांजान से थोड़ा दूर हो जाता है और वो जो बड़बड़ाने लगता है, मैंने कुछ गलत बोला क्या? ये सुन के लांजान अपने मन में कहता है, पता नहीं आज कैसे मेरी वाट लगेगी। अभी तक भाव भी नहीं दे रहा था, कब कहीं फिर से गुस्सा ना हो जाए। तभी फिर से किसी की कुर्रानी की आवाज़ आती है। सबका ध्यान जो उस ओर जाता है और वहाँ से एक दो मुँह की जो दानव आ रही थी, मतलब एक दो मुंह की दानव जो आ रही थी वहाँ से, मतलब दानव तो एक थी पर उसके मुंह दो थे, उसके दो मुंह थे पर उसकी एक ही आँख थी और वो आते ही सभी पे बहुत फास्ट हमला करने लगती है। लांजान और वीइंग के साथ मिल के जियान चैंग और जिन जिशुआन सभी चारों ओर से उस पर हमला करते हैं। तभी वो सामने खड़े ओमेगा को देखता है और वो उस पर वार करने जाने वाला था। तभी उससे पहले ही वीइंग ने उसका मुंह पे कोई तालिस्मान लगाया और वो दूसरी ओर देखने लगा। पता नहीं तभी वहाँ पे किसी गांव वाले की एक छोटी बच्ची उस दानव के सामने आ जाती है। उस बच्ची को बचाने के लिए लांजान ने फास्ट मूव किया और उसने उस बच्ची को वहाँ से लेके हवा में फेंक दिया। उस बच्ची के पीछे पीछे उसकी माँ बाबा भी आ रहे थे। सबको डर था कहीं वो नीचे ना गिर जाए, पर वहाँ कुछ नहीं हुआ और वहाँ पे उस बच्ची के अराउंड लांजान की पावर का एक घेरा बन गया। उस बबल में वो बच्ची आ गई थी। बाद में वीइंग ने उसे वहाँ से ले लिया, पर लांजान उस दानव के हाथों चढ़ गया। तभी लांजान के मन में वीइंग की आवाज़ आती है और वीइंग अपने मन में कहता है, उसकी आंखों में वार करो, शायद वो मर जाएगा। लांजान भी वीइंग को हाँ में बोलता है और वो उस पर अपनी बिचेन से वार करता है। उसकी आंखों में लगने के साथ ही वो दानव जो ज़मीन पे गिर जाता है। लांजान भी उसकी कैद से आज़ाद हो जाता है। जियान चैंग जो लांजान के पास आता है और पूछता है, तुम ठीक हो? लांजान जो हाँ में सर हिलाता है। वीइंग गुस्से से जियान चैंग को कहता है, गगा आप उससे दूर रहो, उससे ओमेगा कमज़ोर लगती है, उससे पूछो मत। लांजान वीइंग की ओर देख के कहता है, ओमेगा तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैंने तो सिर्फ राजकुमारी की सेफ्टी के लिए कहा था। वीइंग फिर से मुंह बना के कहता है, उसमें भी अल्फा की गलती है। ये सुन के वहाँ पे जितने अल्फा थे वो हैरानी से वीइंग की ओर देखते हैं। सभी जलान ग्लैन की ओर चलते हुए बात कर रहे थे। नी पूछ ही लेता है, आप क्या कहना चाहते हैं मोहतरमा? ये सुन के वीइंग एक ऐसा मुंह करता है कि रियली आप लोग नहीं जानते? वीइंग सबकी ओर देख के कहता है, ऐसा मत देखो, हाँ उसमें आपकी ही गलती है। बचपन से ही उसे ये कहा गया कि तुम ओमेगा हो, तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, तुम किसी के भी ऊंची आवाज़ से बात नहीं कर सकते, तुम ऐसे नहीं बैठ सकते, तुम वैसे नहीं कर सकते, आखिर तुम ओमेगा क्या कर सकती है बताओ? तब निये कहता है, बच्चे वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही वीइंग गुस्से से उसकी ओर देखता है और लांजान ये समझ गया था कि अगर अभी उसने नी को चुप नहीं किया तो सच में उसकी शामत तो आएगी। वीइंग के साथ सभी ओमेगा नी को ऐसे देख रही थी कि बच्चों तू आगे बोल, फिर हम तुम्हें दिखाते हैं। तब लांजान बात को सही दिशा में लाते हुए कहता है, वो राजकुमारनी का कहने का मतलब ये है कि ओमेगा के बिना हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। ओमेगा के आने से ही हम अल्फ़ा की ज़िंदगी में रंग आते हैं और उसके होने की वजह से ही हमें हमारा हायर मिलता है। लांजान को इतना बोलते देख सब हैरान थे और सब इस बात से सदमे में चले गए थे।
क्या लानजान इतनी बात भी कर सकता है? नी कहता है, मोहतरमा आप कहाँ से हो? ये सुन के विंग सामने के घर की ओर देखता है, यहीं की, और वो वहाँ से चली जाती है। जान यानली भी जिन जिशवन को कहती है, मैं आपके लिए क्या हूँ? जिन जिशवन कहता है, तुम मेरे लिए मेरी दुनिया हो। वैन क्लैन में चारों ओर हाहाकार मच गया था। जैसे वैन चाओ और वैन रूहान को ये बात पता चली, वैसे ही वो जो वैन जुलियो के कमरे की ओर बढ़ गए। वहाँ का नज़ारा देख के वैन चाओ नीचे गिरने वाला था, उससे पहले ही उसको संभाल लिया गया। सामने वैन जुलियो ज़मीन पे गिरा हुआ था, उसके कपड़े को मानो किसी ने मांस के साथ नोच लिया हो। उसके शरीर के खून के कतरे कतरे जो बिल्कुल निकल चुके थे, मतलब उसके शरीर से खून का कतरा कतरा निकल चुका था। उसकी आंखें भी दर्द के कारण बाहर आके निकली हुई थी। उसके हाथ मानो किसी को बुला रहे हों। उसके रूम से एक अजीब सी बदबू जो बाहर आ रही थी, जिसकी वजह से सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। सामने का नज़ारा देख मिस वैन की चीख निकल गई। वो भाग के अपने बच्चे के सिर को अपनी गोद में लेके उठाने की ट्राई करने लगी। ये बात पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में आग की तरह फैल गई। उसकी मौत के मंजर को जब मिंग्याओ ने सुना तो उसे यकीन नहीं हुआ। क्या ये सिर्फ एक हादसा था? मिंग्याओ का कहना था, किसी को पता चल गया है हमारे बारे में, सकेत रहना, मतलब सब संभल के रहना। मिंग जो अपने भाई को यकीन दिलाते हुए कहता है, डोंट वरी भाई, मुझे कुछ नहीं होगा। मिंग्याओ कहता है, मुझे लगता है अब लास्ट दाव खेलने की बारी है और तुम लानशिन का डोज बढ़ा दो, वही हमें इन सब से बचाएगी। मिंग अपने भाई की ओर झुक के कहता है, ठीक है भाई, और वो वहाँ से चला जाता है। वेंचाओ अपने भाई की अंतिम विदाई देने के टाइम पे उससे कहता है, भाई जिसने भी ये किया है ना, मैं उन सबको मार डालूंगा। दूसरी ओर लान क्लैन में जिंगशी में लान क्लैन में अभी रात हो गई थी और लानजान अपने आप को शांत करने के लिए मेडिटेशन में आ गया था। उसके पास लान वांगजी आते हैं। लान वांगजी अपने भाई की ऐसी हालत देख के पूछते हैं, क्या हुआ, क्यों उदास हो? ये सुन के लानजान अपनी आंखें खोल के कहता है, दर्द के साथ कहता है, काका क्या वो हमें कभी नहीं अपनाएगा? क्या वो सिर्फ हंगवंजुन को ही अपना मेट मानता है, हमें नहीं? ये बात बाहर से आ रहे हंगवंजुन ने सुन ली थी। उसे ये सुन के बुरा लगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके दोनों गगा अपने मेट के लिए तरसे और वो अपने मेट के साथ खुश ना रह पाए। ऐसा वो नहीं चाहता था। वो अपने गगा को पेन नहीं देना चाहता था। किंग लानवांग जी उसके सामने बैठते हुए पूछते हैं, क्या हुआ, तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो? लानजान उदास होकर कहता है, गगा वो हमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता और हंगवंजुन से हंस हंस के बात करता है। किंग लानवांग जी कहता है, क्या तुमको जलन हो रही है अपने ही छोटे भाई से? ये सुन के लानजान कहता है, नहीं गगा, बस बुरा लग रहा है कि हमारा मेट हमसे हमसे बात भी नहीं करता और हम हमारी ओर देखता भी नहीं, हमें भाव भी नहीं देता। ये सुन के हंगवंजुन रूम के अंदर आके अपने गगा के हाथों को पकड़ के कहते हैं, गगा आप कुछ मत सोचो, मैं भी उसके पास नहीं जाऊंगा। अगर वो मुझे चुनेगा तो मैं मना कर दूंगा। मैं कहूँगा अगर उसे हम तीनों की ओमेगा बन के रहना है तो ही मैं उसे अपनाऊंगा, वरना नहीं। ये सुन के बाहर खिड़की से सुन रहा विंग हंस रहा था, ऐसे कि कोई उसे सुने नहीं, पर सुकून के साथ। और वो अपने अल्फा को मन में कहता है, बहुत बहुत भोले हो तुम तीनों, और वहाँ से गायब हो जाता है। अपने रूम में आके वो मन में कहता है, तीनों को मैं चाहिए, वो भी साथ में। और वो ये सोच के जो थोड़ा स्माइल करता है और कहता है, सोचना पड़ेगा। तभी वहाँ पे जो पीछे से जियान चंग आके तपली मारता है विंग के सिर पे। विंग अपने सिर पे हाथ चलाते हुए कहता है, काका क्या है? जियान चंग कहता है, तुम अभी एक बच्ची हो, वो भी 12 साल की, तो संभल के कि कभी किसी पे दिल ना हार जाना। ये बोल के जियान चंग सोने चला जाता है और विंग को वहीं पे कंफ्यूज रहने देता है और उसके बाद विंग भी जो सो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह सुबह। आज सुबह सभा हॉल में सभी क्लैन के लोग आए थे, क्योंकि उनका कहना है कि जो महोत्सव होने वाला है उसमें कुछ खास किया जाए। जिन गाउनशाओ जो अपनी चाल को आगे बढ़ाने के लिए कहता है, क्यों ना किंग आप अपनी शादी के लिए कोई ओमेगा सेलेक्ट कर लें, वैसे भी आपकी ओमेगा मिली नहीं है। ये सुनने के साथ ही तीनों अल्फा बच्ची बने विंग की ओर देखते हैं, जो गुस्से से लाल थी। वो वांगजी के मन को लिंक करते हुए कहता है, ओह अच्छा शादी। ये सुन के लान वांगजी को भी जो मस्ती सूझती है और वो जो हाँ या ना कुछ नहीं बोलता। तभी वहाँ पे 2 ओमेगा आई थी, जो दोनों ओमेगा एक 10 दिन के बच्चे के लिए रो रही थी। मंत्री ने पूछा, क्या बात है? तब एक ओमेगा ने बताया कि वो बच्चा मेरा है। तभी दूसरी ओमेगा कहती है, नहीं वो बच्चा मेरा है। तब समझ आया कि दोनों ओमेगा यही मान रही हैं कि वो बच्चा उनका है।
तब वो ओमेगा किंग को वो करके कहती है, किंग रहम करो, मेरा बच्चा मुझे ला दो, मैं उसके बिना मर जाऊंगी। तब दूसरी ओमेगा कहती है रोते हुए, किंग वो बच्चा मेरा है, इस लेडी का नहीं, मेरे पास मेरा बच्चे के अलावा कुछ नहीं है। सभी देख रहे थे, जो सभा में ओमेगा आई थी उनके आंसू भी असली लग रहे थे, साथ ही प्यार भी। तो अब कैसे पता किया जाए कि कौन बच्चे की माँ है? किंग के साथ सब हैरान थे, इसमें से असली माँ कौन होगी? दोनों की हालत भी सेम थी, दोनों की तरफ भी सेम थी, बच्चे को लेकर पता लगाना बहुत मुश्किल है। तभी किंग ने ऐसा कहा कि सब शॉक हो गए। वेंग को नहीं लगा था कि किंग वो इतना क्रूर हो सकता है। कोई कुछ बोलता उससे पहले ही किंग ने किसी को भी बोलने से मना कर दिया। किंग की दमदार आवाज़ ने सबको हिला दिया। किंग ने आदेश दिया कि बच्चे के 2 टुकड़े कर दो और दोनों को दे दो। ये सुन के जो सबके सब शॉक हो चुके थे, सभा हॉल में सन्नाटा छा गया। सब किंग के ऐसे फैसले पे हैरान हो गए। विंग को भरोसा नहीं हुआ कि उसका अल्फा ऐसा भी कुछ बोल सकता है, पर ये सच था। किंग ने सबके सामने यही कहा था कि बच्चे के 2 हिस्से कर दिए जाएं ताकि दोनों अपने बच्चे का मतलब दोनों माओ को अपने बच्चा मिल जाए। ये सुन के सामने दोनों ओमेगा हैरान थी। एक ओमेगा को तो सदमा लग गया था, पर दूसरी ओमेगा जो इस बात को हंस के अपना लेती है, वहाँ पे मौजूद सब ये नज़ारा देख रहे थे। जो ओमेगा सदमे में थी, उसके हाथ में ही बच्चा था। उसने देखा कि किंग के सेवक उसके पास बच्चा लेने के लिए आ रहे हैं। तब वो किंग के सामने घुटनों पे आ गई और उसने रोते रोते कहा, किंग मुझे माफ़ कर दीजिए, ये बच्चा मेरा नहीं है, आप इस बच्चे को इस ओमेगा को दे दो, मुझे नहीं चाहिए बच्चा। तब वो दूसरी ओमेगा भी किंग के ही सामने आके उस ओमेगा के हाथ से बच्चा छीन के उस बच्चे को अपने गले से लगा के उस बच्चे को प्यार करते करते कहती है, मैंने कहा था ना ये बच्चा मेरा है, नहीं मान रही थी ना तुम, अब देखो किंग तुमको सजा देंगे। वहाँ खड़े सेवक उस बच्चे को लेने की ट्राई कर रहे थे, पर वो नहीं दे रही थी। ये देख के सबको हैरानी हुई कि कोई किसी और को अपना बच्चा बोल सकता है। सबको लगा कि किंग का फैसला सही था, जिसके डर की वजह से बच्चे को उसने उसकी असली माँ को दे दिया है। पर फिर भी कुछ अजीब लगा विंग को। वो कुछ बोलने वाला था, पर उससे पहले ही लानजान ने उसे इशारे से बोलने से मना कर दिया। ये देख के विंग जो नाम में से रिलाता है, किंग आदेश करता है, जिसके हाथ में बच्चा है वो बच्चे की माँ नहीं है, इसलिए उससे सजा दी जाए। ये सुन के जो ओमेगा घुटनों पे थी, उसे बहुत हैरानी हुई और खुशी से किंग की ओर देखने लगी और किंग को बो करके उसने धन्यवाद करने मतलब उसने किंग को बो किया और उसे धन्यवाद करने लगी और वो तुरंत ही अपना बच्चा लेने की ट्राई करने लगी। जिस ओमेगा के हाथ में बच्चा था वो छीना झपटी करने लगी, पर जैसे तैसे उस बच्चे को उसकी असली माँ ने ले लिया। किंग आदेश करते हैं कि जो ओमेगा झूठ बोल रही थी, उस ओमेगा को एक बार इस ओमेगा को हीलर के पास ले जाया जाए और हीलर इसकी मानसिक रूप से जांच करेंगे। ये आदेश ये आदेश जो किंग देते हैं, बाद में उसे सज़ा के रूप में गुस्सों से निकाल दिया जाए। ये सुन के सब दंग थे। विंग की ज़बान जो संभली नहीं और वो उसे जो लानदान ने मना किया था, पर फिर भी वो जो सबके सामने आके कहती है, क्योंकि वो अभी भी एक बच्ची के रूप में थी, आपको कैसे पता कि यही उसकी बच्चे की असली माँ है? और जिस ओमेगा के हाथ में बच्चा था उसकी ओर वो इशारा करती है, मतलब विंग लड़की था तो वो करती है। लांसी चैन अपने अंकल की ओर इशारा करके कहते हैं, अंकल यही है गॉड ऑफ लव। अंकल की आंखों में थोड़ी सी नमी आ गई थी। ये सुन के किंग एक आंख नैरो करके कहते हैं, क्योंकि जब बच्चे की बात आती है तब कोई भी माँ हो वो उस बच्चे को कुछ भी नहीं होने दे सकती। जब बच्चे के 2 हिस्से की बात आई तब उसकी वास्तविक जो माँ थी उसने बच्चे को अपना कहने से ही मना कर दिया, क्योंकि उसके दिल को सुकून होगा अगर वो बच्चा किसी और के पास सही जिंदा रहेगा। और तुम अभी छोटी ओमेगा हो, इसलिए तुम ये नहीं समझोगी। जब तुम्हारे बच्चे होंगे तब ये बात समझोगी। ये सुन के विंग की आंखें जो मोटी मोटी हो गई और उसका मुंह भी जो खुले का खुला रह गया। वहाँ पे मौजूद सभी हैरान हो गए। जियान चंग, लान सिचन और अंकल किरेन मुंह नीचे करके हंसने लगे, क्योंकि वो जानते हैं सामने जो है वो और कोई नहीं पर किंग की ही ओमेगा है, जो रूप बदल के यहाँ पे आई है। वही लांस ब्रदर अपने भाई को ऐसे देख रहे थे कि उसने उनके मन की बात कह दी हो और बोल रहे थे, क्या काका आपने तो सबके सामने ही फ्लर्टिंग करना शुरू कर दिया, हमें तो अकेले में भी मौका नहीं मिलता। विंग के तोते उड़ गए थे और वो जो शर्म के मारे एक बार भी अपने तीनों अल्फा की ओर नहीं देख रहा था। वो जो वहाँ से 9-11 हो जाता है, वो जियांग के पास जाके बैठ जाता है और अपना सिर जो एक बार भी नहीं उठाता। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि किंग लान वांग जी इस तरह सबके सामने ऐसी बात करेंगे। जियान चैंग कह रहा है, बना लिया अपना मजाक, और उसका हाथ पकड़ के
वहीं अपने साथ रखता है। सबको ऐसा लगा मानो उन्होंने कुछ गलत सुन लिया होगा। किंग थोड़ी ना इतनी छोटी बच्ची के साथ फ्लर्टिंग करेंगे। रात हो गई थी। विंग चांद को देख रहा था और वो मन में सोच रहा था कि अब कैसे वो आगे का बदला लेगा। तभी वहाँ पे जियान चैंग आके उसके शोल्डर पर हाथ रख के कहता है, तुसी क्या सोच रहे हो? विंग कहता है, काका कुछ नहीं, बस माँ बाबा की याद आ गई, सोच रही हूँ नानी के यहाँ होके आऊँ, अच्छा लगेगा। जियान चैंग उसके सिर पे एक बड़े भाई की तरह हाथ रख के कहता है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तुमको कभी भी ऐसा लगे कि तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो तो आ जाना, मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ। ये सुन के विंग बहुत प्यार से उसे गले लगा लेता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाहर से ये नज़ारा तीनों अल्फ़ा देख रहे थे क्योंकि विंग बरामदे में ही था। किंग लानवांग जी धीमे से अफसोस के साथ कहते हैं, हमें तो अभी तक हाथ पकड़ने का भी मौका नहीं मिला। राजकुमार जियांग के गले लगाया जा रहा है राजकुमार जियांग को। ये देख के लानजान कहता है, काका अब तो हमें ओमेगा से भी जेलसी होने लगी। हांग मंचुन जो कहता है, मुझे लगता है काका अब हमें भी शादी कर लेनी चाहिए और सिचेन काका की भी करवा देनी चाहिए। ये सुन के लानजान कहता है, हमारी तो समझ आती है पर सिचेन काका की क्यों? हांग मंचुन जो कुछ बोले उससे पहले ही किंग कहता है, क्योंकि हमारी ओमेगा हमसे सीधे मुंह बात नहीं करती और राजकुमार जियांग से हंस हंस के बात करती है। तीनों भाई एक साथ बोलते हैं, हम कल ही बात करते हैं अंकल से गगा की शादी के बारे में। और वो तीनों सामने की ओर देख रहे थे तो विंग हंस हंस के जियान चैंग से बात करने में लगा हुआ था और इधर ये तीनों अल्फा जो जलकर बिल्कुल राख हो रहे थे। अब ऐसे ही दिन बीतने लगे थे। इस बीच विंग तीनों भाई से बहुत बार लड़ाई भी करता था। वो तो बस हमेशा से एक ही जैसा था। वो किंग लान वांग जी के सामने अपनी जो अकड़ दिखाता था, लान वांग जी के सामने अपनी अकड़ दिखाता था और लानजान से जो झगड़ा करता रहता था और हांगवान जुन से जो प्यार से बात करता था। उन दोनों को ऐसा लगता था कि विंग हम तीन अल्फा के साथ रहना नहीं चाहता, इसलिए वो किसी एक को अपने करीब ला रहा है। और एक ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक चल रही थी तो दूसरी ओर मिंग और मिंगयाओ अपने प्लान को अंजाम दे रहे थे। अब उनके साथी जो पहले से कम हो चुके थे, पर कैसे वो दोनों बिल्कुल नहीं जान पाए कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वैन जूलियो की मौत के बाद सूसे की भी बहुत दर्दनाक मौत हुई। उसे नदी के पानी में मारा गया था और वहाँ पे जो कहीं से तो मांस को खाने वाली जो फिश होती है उसके सामने जो सूसे को परोस दिया गया था। जब भी विंग किसी को इतनी बेरहमी से मार देता था उस टाइम पे हांग वंजुन अपना म्यूजिक बजाते और लानजान गाना गाता और किंग लानवांग जी अपनी हैप्पी फ्रेगनेंस को फैलाते ताकि उसकी ओमेगा को कुछ चैन मिले। विंग जो उस दिन किसी पेड़ पर सो जाया करता जंगल में, पर तीनों अल्फाज जो विंग के आसपास ही रहते वो जानते हैं कि विंग का पेन ऐसे कम नहीं होगा, पर वो उस पेन को भरने की कोशिश तो कर सकते हैं। विंग कई बार अपने मन में सोचता है क्या वो सच में एक ओमेगा भी है, क्योंकि ओमेगा का दिल बहुत सॉफ्ट होता है और मैं तो क्रूर के सारी हदें पार कर चुका हूँ। पर अपने साथ अपने अल्फा को खड़ा देख के उसके मन को जो शांति मिलती थी, ऐसे ही विंग के दिल में अपने तीनों अल्फा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन रहा था। जब हंगवनजुन ने अपने म्यूजिक से उन सभी सोल को प्योर करके मुक्ति दिलाई, तभी हंगवनजुन के लिए विंग ने अपने दिल के दरवाजे जो खोल दिए थे। जब लानजान ने उसे बच्चे की जान बचाने के लिए उस दानव के सामने आ गया, तब लानजान के लिए भी विंग के दिल में जो जगह बन गई थी। और जब किंग लान वांग जी ने उस बच्चे को उसकी असली माँ से मिलाया, तब किंग के लिए भी विंग ने अपने दिल में जगह बना ही ली थी। वो जानता था अगर किसी को भी पता चला कि एक ओमेगा के 3 मेट हैं तो बवाल हो जाएगा, पर विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो तीनों भाई से एक जैसा ही प्यार करने लगा था। जब लानसान को ऐसा लगा कि हंगवन चुन से विंग प्यार करता है, उनसे नहीं, तब जो बात हंगवन चुन ने कही थी उस बात पे तीनों हामी भरते हैं। तभी विंग समझ गया था कि ये तीनों उसे जितना प्यार करते हैं उतना ही प्यार एक दूसरे को करते हैं। उन सबके दिल के फूलों को खिलने से उन सबके दिल के फूलों को खिलने से पहले कहीं किसी की नज़र न लग जाए। और वहीं से एक कहानी में नया मोड़ आया। ऐसा कहा जा सकता है कि कहानी के खलनायक की नज़र में प्यार के फूल आ ही गए थे। जब विंग लान क्लैन से छोटी बच्ची के रूप में बाहर गया था, उस टाइम में मिंग को ये थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि मिंग को जब ये पता चला कि ये यीलिंग से ही है तो उसके होश उड़ गए थे। और ऊपर से उसे ऐसे जाते देख के मिंग को जो तुसी पे डाउट होने लगा था और उसने तुसी का पीछा किया। मिंग हैरान था कि ये बच्ची कैसे एक इतनी फास्ट चल सकती है
और वो क्यों नीकलैंड के बॉर्डर के जंगल में जा रही है। ज़रूर वहाँ कुछ होगा। जैसे ही मिंग ने वहाँ पे वेंचिंग को देखा, वो शॉक्ड हो गया था और वो सोच में पड़ गया था कि ये बच्ची आखिर कौन है। पर ज़्यादा देर तक उसका दिमाग नहीं उसे दिमाग अपना नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि वीइंग अपने असली रूप में राजकुमार वीइंग के रूप में आ चुका था। मिंग को तो ये देख के हैरानी हुई थी कि किसी ओमेगा के पास इतनी पावर भी हो सकती है। उस पर भी उसे झटका तब लगा जब वेंचिंग की उसने अगली बात सुनी। वेंचिंग कहती है, क्या हुआ यिलिंग लाओज़ू, हार गए अपने दिल के हाथों? दे आए अपना दिल उन 3 जेट्स को। ये सुन के मिंग को तो ऐसा लगा कि उसके पैरों से जैसे ज़मीन निकल गई है, क्योंकि वीइंग देख के पहले ही उसका मन डोल गया था वीइंग को देख के। और जब उसने ये जाना कि यिलिंग लाओज़ू ही किंग और उसके भाई के मेट हैं, तो उसके पैरों से तो जैसे ज़मीन ही निकल गई थी। वो आगे कुछ सुन पाता उससे पहले ही उसके पैर से आवाज़ होने पे वीइंग सतर्क हो गया और वो बाहर की ओर आया। वीइंग चिल्ला के कहता है, कौन है वहाँ? पर वहाँ कोई नहीं था, पर फिर भी वीइंग को वहाँ पे किसी फॉक्स की स्मेल आई थी। वेंचिंग ने पीछे से कहा, क्या हुआ? तब वीइंग जो इधर उधर देखते हुए कहता है, मुझे लगा यहाँ पे कोई फॉक्स है। वेंचिंग ये सुन के वीइंग के नज़दीक आके कहती है, फॉक्स? शायद जंगली फॉक्स होगा। वीइंग इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता और कहता है, हाँ हो सकता है। और दोनों अंदर केव में चले गए। वीइंग वेंचिंग से कहता है, वेनिंग कहाँ पे है? वेंचिंग वीइंग को चाय देते हुए कहती है, वो नीकलैंड गया है। वहाँ पे उसे कुछ उसका मेट मिला था, तो वो आज उसी के घर पे गया है। वीइंग बहुत खुश होकर कहता है, अच्छा कौन है वो? वेंचिंग जो कहती है, वो नीकलैंड के लीडर नी मिंजू का छोटा भाई नी हुसैन है। निये का नाम सुन के विंग बहुत मजाकिया टोन में कहता है, ओह तो फाइनली उसे भी मेट मिल ही गया। ये सुन के वेंचिंग जो कहती है, वैसे तुम निये को जानते हो? विंग जो थोड़ा मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फैलाते हुए कहते हैं, हाँ वो मैं एक बार लानतान के साथ नाइट हंट पे गया था, तब वहाँ पे मुझे उससे मुलाकात हो गई थी। वेंचिंग हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, मतलब चाय पीते पीते वो सीरियस होकर कहती है, वैसे तुम अब अपने अल्फा से बदला नहीं लेने वाले? विंग कहता है, विंग की आंखों में फिर से गुस्सा आ गया था और उसने कहा, बदला तो मैं ज़रूर लूँगा, पर उस वेन और चिन की टोली से। मेरे अल्फ़ा को फंसा के मेरे ही हाथों से उसने मरवाने का प्लान किया था ना, पर उनकी चाल उन पे ही भारी पड़ेगी। वेंचिंग बहुत मज़े से सारी बात सुन रही थी, क्योंकि उसे शुरू से ही ये लग रहा था कि इसमें लान का हाथ हो ही नहीं सकता। पर वेनकिंग अभी भी इससे मतलब उनसे गुस्सा थी, लांस से। विंग कुछ याद करके वेंचिंग को बताता है, वो मैंने जब पहली बार उन वेन सिपाहियों को देखा था तो मुझे ऐसा लगा कि वो उसे कहीं पे मैंने उन्हें कहीं पर देखा है। बाद में जोर दिया तब मुझे याद आया कि ये वही लोग हैं जो उस दिन यीलिंग को जला रहे थे, और ये जो उस दिन लान क्लैन के हानफो पहने हुए थे। उनके हाथ कुछ और भी थे, पर उन सब ने मास्क पहना हुआ था। पर जब पूरा क्लैन जलाने के बाद वो खाना खाने बैठे थे, तब सबने पहले से ही अपना मास्क जो हटा लिया था और बाकी ने पहन रखा था। पर इसे पता नहीं क्या खुजली मची हुई थी, पर वो मेरे लिए फ़ायदेमंद ही साबित हुआ। जब मैंने उसे मारने के लिए ले गई थी, तब उसने डर के मारे सारा सच बोल दिया और सबके नाम भी बता दिए। तभी मैं ये सारी बात समझ चुकी थी और अब मैं सबको बारी बारी मारने वाला हूँ। आज वापस लान क्लैन जाने से पहले मैं उस जिन गॉनशाओ का भी काम तमाम कर दूंगा। ये सुन के वेंचिंग बहुत दुखी मन से कहती है, मेरी मेट उसे आगे वो कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसकी मेट ने तो उसे अपना कहने से ही मना कर दिया था। बीइंग देखता है और बीइंग जो कहता है, मतलब सच कहूँ तो वो मुझे बहुत अजीब लगी। मैं उससे ज़्यादा मिला तो नहीं, बस एक बार मिला था, पर वो मुझे सच में बहुत अजीब लगी। पता नहीं क्यों मुझे उसके पास से कोई डार्क मैजिक फील हुआ। वेंचिंग ये सुन के डर गई और वो कहने लगी, क्या वो ठीक है? डार्क पावर, तुम जानते हो वो लान क्लैन के लोग डार्क पावर को बर्दाश्त नहीं कर पाते। उसकी क्योर पे असर होगा। मुझे लगा था कि मेरी ओमेगा के साथ कुछ हुआ है, तभी उसने मुझे रिजेक्ट किया, वरना वो ऐसा नहीं करती। विंग कहता है, ऐसा अंधा प्यार मत करो उसे कि वो किसी भी डार्क पावर में क्यों ना हो। उसे कोई हक नहीं है कि वो तुम्हें रिजेक्ट कर सके, वो भी बिना बात करे। और उसने तुम्हें बेइज्जत किया कि तुम अनाथ हो। वो लड़की किसी के भी प्यार के काबिल ही नहीं है, क्योंकि उसे नहीं याद था कि उसके भाई भी अनाथ हैं। ये सुन के उनको कितना दुख हुआ होगा। मुझे सच में वो पसंद नहीं आई। वेंचिंग विंग का हाथ पकड़ के कहती है, प्लीज़ एक बार उसको भी चेक कर लेना।
उसे डार्क पावर से आज़ाद कर देना। विंग कहता है मुझे नहीं पता कि वो कैसे किसी के वश में है, पर मैं ट्राई करूँगा, बाद में मिलते हैं। विंग वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे कोई आता है। उसे देख के वेंचिंग कहती है तुम। अब हम यहाँ से सीन शिफ्ट करके देखते हैं जिन क्लैन में जो शोरगुल था, वहाँ के जीवन याशी, मतलब वहाँ पर जो सब लोग का जीवन जो काफ़ी वो था, मतलब जीवन अय्याशियों से भरा हुआ था। वहाँ पे सभी को सिर्फ कौन सबसे ऊपर है वही देखना होता था। विंग वहाँ पे अपने ड्रैगन के रूप में गया था, पर एक छोटे बच्चे के जैसे, कि एक दिन का सांप का बच्चा हो, वैसे छुपते छुपते वो जिन गॉनशाउन के रूम में चला गया। उसे पता था कि वो कमीना किसी ओमेगा की इज्जत ही लूट रहा होगा, पर विंग को अपना काम पूरा करना था, इसलिए उसने जिन गॉनशा के पैरों के पास जाके जैसे तैसे करके जैसे उसने वहाँ पे काट लिया। विंग मन में कहता है तुम वहाँ पे नहीं थे, इसलिए तुमको इतनी आसान मौत दे रहा हूँ। जो अभी तक मैंने मारे थे उससे भी ज़्यादा खतरनाक मौत देता वरना मैं तुझे। पर आज वो गुस्सू नहीं गया, नहीं उसकी किसी भी अल्फ़ा को पता था कि उसका मेट आज कहाँ पे है। विंग आज जीलिंग अपने घर गया था। वो बहुत उदास था, उसके आंखों में आंसू थे और वो रो रहा था। विंग हीलिंग को देखते हुए कहता है पता नहीं हमने क्या बिगाड़ा था सबका, कि दूसरों की सत्ता की लालच की वजह से हमारे मासूम लोगों को मौत की सूली चढ़ाना पड़ा। पता नहीं लोग क्यों ये भूल जाते हैं कि वो ना तो कुछ साथ लेकर आए थे और ना ही कुछ साथ लेकर जाएंगे। वो खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही तो वो मरेंगे। फिर क्यों सब पावर और पैसे के पीछे ऐसे पड़े हैं। और स्वीट हार्ट्स, आज की एफ यहीं पर ख़त्म होती है। और ये जो एफ है ये एक नावल है जो कि मिस्ट्री जी की है, तो प्लीज़ गाइस उनकी नावल को भी आप सपोर्ट कीजिएगा और वहाँ पर जाकर पढ़िएगा ज़रूर। और इस नावल का लिंक मैं आपको दे दूँगी। और ये नावल जो पॉकेट नावल रीडर इस नाम से ऐप है, उस ऐप पर ही ये अवेलेबल है और इसका लिंक मैं दे दूँगी। और एक ने मुझ पर मेरे पास मतलब कमेंट किया था, वो जानना चाहती थी कि ये लिंक कहाँ मिलेगा, उन्हें मिल नहीं रहा था शायद। तो स्वीट हार्ट आपको लिंक मिल जाएगा, मैं पोस्ट में कम्युनिटी में मतलब पोस्ट कर दूँगी, आपको वो लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करिएगा तो आप वहाँ पर मतलब नावल पर डायरेक्टली पहुँच जाएंगी। लेकिन उससे पहले आपको वो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है पॉकेट नावल रीडर। तो स्वीट हार्ट्स बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।